नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स बाय रीचा में। आज हम सभी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को हम 3 पार्ट में लेकर चलेंगे। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को ख़त्म करते जाएंगे और एक एक पार्ट के PYQs, टॉपिक वाइज सेट सारे सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो के लेक्चर 1 में स्टार्ट करेंगे अर्थ। हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ का आकार कैसा है, अर्थ मतलब पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी की धुरी, पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी का क्या कहते हैं परिक्रमा कैसे करता है, घूर्णन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में। पृथ्वी का आकार कैसा है? कई लोगों का ये मत है कि पृथ्वी का आकार गोल है, कोई कहता है कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी का आकार गोलाभ जियोइड का है। जियोइड मतलब कुछ ऐसा, यानी कि ध्रुवों पर तो चिपटी है, ध्रुवों पर चिपटी हो और विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में इसका प्रसार बहुत ही अधिक है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में प्रसार अधिक होता है। जैसा कि आप देखे ही होंगे कि ये जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, जिसके कारण ही इस विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में प्रसार अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। जो ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है तथा ध्रुवों वाले क्षेत्र पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। ठीक है, तथा अंततः रॉकेट या सैटेलाइट जो भी हमारे लॉन्च किए जाते हैं वह हमेशा विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों से ही लॉन्च किए जाते हैं होंगे, आपने देखा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की धुरी, एक्सिस ऑफ अर्थ। वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है उसे पृथ्वी की धुरी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की धुरी लंबवतः 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव को अक्षीय झुकाव कहते हैं। आप सबने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब हमारा कुछ ऐसा होता है और ऐसे कुछ, रुकिए बताते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रहता है। ये ऐसा कुछ हमारा ग्लोब नज़र आता है, हल्का झुका हुआ, जो कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी को ही अक्षीय झुकाव कहते हैं। अब बात करेंगे ऑर्बिट ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसे पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट ऑफ अर्थ कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये रही हमारी पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसे ही ऑर्बिट ऑफ अर्थ कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की ऑर्बिट होती है यानी कि पृथ्वी की कक्षा होती है, ये दीर्घवृत्ताकार होती है। आप देख पा रहे होंगे इलिप्टिकल है। ठीक है, जिसके कारण ही पृथ्वी तथा सूर्य के बीच हमेशा समान दूरी नहीं रहती है। इस दीर्घवृत्ताकार होने के कारण ही पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आप देख पा रहे होंगे हमेशा समान दूरी नहीं है। यहाँ पे दूरी देख पा रहे होंगे आप कितनी ज़्यादा और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी कम है। ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसतन दूरी 150 मिलियन
किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे उपसौर और अपसौर, पेरिहिलियन और एपिहिलियन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे उपसौर। पेरिहिलियन क्या होता है? वह स्थिति जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। जैसा कि आप सभी ये देख पा रहे होंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी है, उसे उपसौर कहते हैं। ये कौन से दिन होता है? 3 जनवरी के दिन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी बनती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपसौर। अपसौर में आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी पाई जाती है, उसे ही अपसौर कहते हैं। यह कौन से दिन? 4 जुलाई वाले दिन बनता है। इनके बीच तब 152 किलोमीटर की दूरी होती है। उपसौर में पृथ्वी पर सामान्यतः दिनों के मुकाबले 7% अधिक सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, जबकि अपसौर में सामान्यतः दिनों के मुकाबले 7% कम सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। ठीक है, उपसौर तथा अपसौर दोनों स्थितियां उत्तरी गोलार्ध, जो उपसौर है और अपसौर है, ये दोनों स्थितियां उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं। ठीक है, अब बात हम करेंगे मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिख रखी है, आप सब लोग देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रोटेशन, परिभ्रमण तथा घूर्णन के बारे में। पृथ्वी द्वारा अपने धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को घूर्णन कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये अपने ही धुरी के चारों ओर गति करती है, उसे घूर्णन कहते हैं। यह हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूर्णन करती है। पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में 23.5 डिग्री 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इसके प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही सूर्य का पूर्व से उदय होना तथा पश्चिम में अस्त होते हुए प्रतीत होना पता चलता है। ठीक है, दूसरा है दिन और रात का निर्माण होना, पृथ्वी की गति के कारण ही पता चलता है। पृथ्वी की गति जो है घूर्णन करती है, जो उसी के कारण ही पता चलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तथा तीसरा पॉइंट है कोरियोलिस बल का निर्माण। जो कोरियोलिस बल है, इसको हम साइंस के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन बस आप इसमें ये जान लीजिए कि परिभ्रमण के कारण कोरियोलिस बल का निर्माण होता है। यानी कि जो घूर्णन होता है, परिभ्रमण होता है, रोटेशन होता है, उसी के कारण ही कोरियोलिस बल का निर्माण होता है। यह बल मुक्त रूप से गति कर रहे वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कोरियोलिस बल का मान सर्वाधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह वस्तुओं को दाईं ओर मोड़ता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में यह वस्तुओं को बाईं ओर मोड़ता है। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात, प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। इन सभी को हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात को हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें एक ही पूरा टॉपिक ही है चक्रवात और प्रतिचक्रवात का, तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो बस आप यहाँ ये जान लीजिए कि कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमण के बारे में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, ये आप लोग जानते ही हैं। पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसके कारण ही हमारा 4 साल पे एक लीप वर्ष आता है। ठीक है,
परिक्रमण तथा अच्छे झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होता है। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब हम सब बात करेंगे इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स विषुव, इस स्थिति के दौरान सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होती है। जैसा कि आप सभी ये देख पा रहे होंगे कि हम सभी जो भी चीज़ें पढ़ेंगे पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। हमने आगे सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव दे रखा है आपको, पर हम लोग जितना भी पिक्चर से रिलेट करके पढ़ेंगे उतना ही हमारे दिमाग में चीज़ें बैठेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए इक्विनॉक्स विषुव, इस स्थिति में पृथ्वी ठीक सूर्य के ऊपर होती है। इस स्थिति के दौरान पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। देख पा रहे होंगे जो क्षेत्र सूर्य के ठीक ऊपर है उस वाले क्षेत्र में 12 घंटे दिन और उसके अपोजिट वाले क्षेत्र में 12 घंटे की रात होती है, जिसे बसंत विषुव और शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। ये देखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोलेस्टिक। सोलेस्टिक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, विंटर सोलेस्टिक और समर सोलेस्टिक। सबसे पहले हम जानेंगे सोलेस्टिक। इस स्थिति के दौरान सूर्य 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित होता है। ये जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य के 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है, एक 22 दिसंबर और दूसरा 21 जून को, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे समर सोलेस्टिक। यह 21 जून को होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। और विंटर सोलेस्टिक शीतयान, यह 22 दिसंबर को होता है, ये भी मैंने बता दिया। इसमें उत्तरी गोलार्ध में इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने नीचे डिस्क्रिप्टिव में लिख रखा है, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे पृथ्वी के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।